Hello friends, welcome to all of you in our study channels on physics classes and I am Abhishek Dubey। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समय अपना मोशन चैप्टर का रिवीजन शुरू किए हैं। मोशन चैप्टर के रिवीजन का पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, आप जाके देख सकते हैं। और आज दूसरा लेक्चर एक और यही वाला आज बनेगा सेकंड वाला, और इसके बाद फिर मोशन का रिविजन हमारे समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा ही दिए गए हैं। बाकी रिवीजन के तौर पर एक बार सरसरी तौर पर हम ये देख लेंगे आज कि जो जो टॉपिक बचे हुए हैं उसमें से आपके चैप्टर में क्या क्या है। ठीक, बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताया करिए, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर हमारा चल रहा था रिवीजन का टॉपिक, इसमें आपका चैप्टर है 01। कहाँ का है? क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर अपना है मोशन। मोशन इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए गति। ठीक, मोशन और गति ये हमने शुरू किया था। इसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी ये सब लगभग देख लिया था। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन या फिर जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? त्वरण। ऐसे आधत्ता वरा। ठीक, ऐसा लिखा जाएगा कि त्वरण। ठीक, तो एक्सीलरेशन होता क्या है? सबसे पहले हम ये देख लें। तो ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। विथ किसके साथ? टाइम के साथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। और इसी वेलोसिटी में क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ये हो गया एक्सीलरेशन। क्या है? दो तीन चीज़ें हैं। रेट ऑफ चेंज है, किसका है? वेलोसिटी का है। किसके साथ में है? टाइम के साथ में है। रिप्रेजेंट इसे किससे किया जाता है? ए से। और ए के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से यहाँ पर एक ऐसे एरो लगा दी जाती है। रिप्रेजेंटेशन इसका कौन सा है? ये। अब देखें फार्मूला क्या है। फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, ए ऊपर एरो इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी, या फिर इसी को ऐसे लिखा जाता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कई एडिशनल बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं पर डेल्टा लिखा रहता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। जैसे यहाँ पर क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यू क्या है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी। वी फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। कुछ रिप्रेजेंटेशंस ऐसी हैं जो आपको हर जगह पर काम आएंगे। जैसे यही जहाँ पर वी है वो फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? उसके लिए हमने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई आपकी ऑब्जेक्ट थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, मोटरसाइकिल थी। कुछ टाइम के बाद पता लगा कि उसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो 50 किलोमीटर पर आवर कौन सी स्पीड थी? जो पहले थी। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या है? जो बाद में है। तो ये क्या है? यू। और ये क्या है? वी। यू वी में कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक, एक्सीलरेशन की स्पेलिंग हो गई, फार्मूला हो गया। और डेल्टा टाइम क्यों लिखा हुआ? यहाँ पर जो टी लिखा हुआ है, टी क्या है? चेंज इन टाइम। यहाँ पर आपको आखिरी टाइम, शुरुआती टाइम ना लिख के, बल्कि वो टाइम लिखना पड़ता है जो आपके चेंज हुआ है। मतलब कि वेलोसिटी वी था, तो वी वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी होने के बीच में जो टाइम लगा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? उसी को यहाँ पर लिखा जाएगा टी। ठीक, इसके बाद फिर आई यूनिट। यूनिट क्या हो जाएगी? वी यू
तो वी यू ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो इसका क्या आ जाएगा कि मीटर अपॉन टी टाइम है, तो टाइम आ जाएगा आपका सेकंड में, और ये आपका आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताया था ना कि चाहे मीटर में हो या हो सकता है कि डिस्टेंस आपके किलोमीटर में हो या सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर में है तो कौन सी यूनिट हो गई, CGS, सेंटीमीटर में डिस्टेंस, सेकंड में टाइम। तो ये आपके कुछ यूनिट्स हो गई किसकी, एक्सेलरेशन की यूनिट। अब उसके बाद फिर टाइप्स, एक्सेलरेशन का टाइप्स क्या होता है। एक्सेलरेशन के दो टाइप हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ी देर यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जैसे आप मोटरसाइकिल में देखे होंगे उसे कहा जाता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का काम क्या है कि स्पीड को ऐसे बढ़ाना। तो स्पीड को बढ़ाना का मतलब ये है कि जब बढ़ती रहे तो बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, एक्सेलरेशन ऐसे घटते जाए तो बाइक की स्पीड ऐसे बढ़ती ही चली जाए, तो उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। ठीक, तो इसमें यह हो सकता है कि या तो आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़े, या हो सकता है कि एक्सेलरेटर कम के वेलोसिटी आपकी कम हुई। तो दो कंडीशन है, इस वजह से एक्सेलरेशन जो है ये दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन धनात्मक त्वरण, निगेटिव वाला ऋणात्मक त्वरण। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन। तब जो आप एक्सेलरेशन शब्द सुने हैं इसका वास्तविक मतलब वही है कि कौन सा वाला है ये, पॉजिटिव वाला एक्सेलरेशन। और निगेटिव वाले एक्सेलरेशन को एक दूसरा नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है मंदन। ठीक, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। निगेटिव का मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक, ये एक्सेलरेशन के बारे में बेसिक बातें हमने यहाँ तक देख लिया है। क्या है एक्सेलरेशन है, रिप्रेजेंट ए से किया जाएगा। डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। फार्मूला इसका है ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। टी अगर आपको समझने में अगर अभी भी दिक्कत हो, जैसे कुछ लोग हो सकता है समझ सकते हैं कि बाद वाला टाइम जैसे मान लीजिए 6:20 पर चलिए 6:40 पर है, 6:06:20 नहीं है बल्कि चेंज कितना लगा है, 20 से 40 मतलब 20 मिनट। तो डी मतलब चेंज इन टाइम। डेल्टा, डेल्टा जहाँ भी लगा रहे उसका हमेशा ये मतलब होता है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज। ये हो गई यूनिट, क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या सेंटीमीटर पर आवर स्क्वायर। कन्वर्ट करना आप इनको दोनों को जानते ही होंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 5/18, 18/5 वाला बताया ही है। टाइप्स इसके कौन से हो गए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन, और जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। तो बेसिक बातें एक्सेलरेशन के बारे में इतनी हो गई। अब हमें आगे देखना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक, क्योंकि इसी के जस्ट बाद अभी हमें ग्राफ भी पढ़ना है, तो ग्राफ अपना यहीं पर देख लेते हैं। दो पॉइंट जैसे टाइप्स अभी हमने बताया ना, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, पॉजिटिव, निगेटिव। उसी तरह से दो टॉपिक और भी होते हैं। जैसे पहला टॉपिक ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, उस दिन हम आपको जो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट पढ़ा रहे थे उसका जो वास्तव में जो मतलब लगता है वो यहीं पर लगता है। यहीं पर जो बच्चे कन्फ्यूजन वाले होते हैं वो यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट क्यों नहीं है। मैंने बताया ना, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चला जाए, और कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो है वही रहे, रुका है तो रुका रहे, चल रहा है तो चलता रहे। यूनिफॉर्म का मतलब अगर रनिंग में है तो रनिंग में ही रहे, कहीं पर रुके ना वो, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जैसे मानिए कि क्या हुआ कि जैसे 1 सेकंड में मान लीजिए कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। ठीक,
5 सेकंड तक ऐसे ही बढ़ी। टाइम मान लीजिए कि मान लिया कि 6 बजे शुरू किया, 6:02 तक वो उसकी स्पीड जो है वो इसी रफ्तार से बढ़ती चली गई। 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 मीटर हर सेकंड में बढ़ती गई। कुछ समय बाद 6:02 के बाद क्या हुआ कि स्पीड जो एक्सेलरेशन था वो क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ, अब स्पीड जो है और बढ़ रही है, बल्कि कितनी बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में 5 मीटर उसकी एक्सेलरेशन दिया जा रहा है। तो यूनिफॉर्म कहाँ तक हुआ, 6:0 से या 6 बजे से 6:02 तक जो उसका एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन है, लेकिन जो है वही है, बदल नहीं रहा है। और उसके बाद जैसे अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। पहला यूनिफॉर्म तो दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि 6:02 से 6:05 के बीच में, 6:05 कर दीजिए यहाँ पे, 6:05 से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से उसी रफ्तार में बढ़ा, यहाँ पर चेंज हो गया। तो जब चेंज हुआ तब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन अभी भी है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। हो सकता है 1 सेकंड में बढ़े, हो सकता है 1 सेकंड में घटे, हो सकता है 1 दिन फिर बढ़े, फिर घटे, फिर बढ़े, फिर घटे। ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपको एक पे एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, और इस वाई एक्सिस पर क्या रखा जाएगा, टी से टाइम। तो ये आपकी जो एक्सिस लाइन बन रही है इसे कहा जाता है रिजल्टेंट। यही आपको दिखाएगा कि एक्सेलरेशन आपका कैसा है, बढ़ रहा है तो एक ही स्पीड से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, कहीं पर कटा नहीं है। ठीक, वहीं पर जब आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताएंगे तब आपको फिर से वही वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पर टाइम रखे, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। इसमें आपका जो ग्राफ बनेगा वो हो सकता है ऐसे बन जाए, ये जैसे मानिए ऐसे टाइम दिया रहेगा। तो इस टाइम तक क्या हुआ कि बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ इतने में क्या हुआ कि नहीं बढ़ा, उतना ही है। यहाँ पर क्या हुआ, अभी भी बढ़ा। तब जैसे अगर यहाँ इसके हिसाब से आप यहाँ देखें तो ग्राफ है जो ऐसे गिरा ना, यहाँ से लेकर यहाँ जाना चाहिए था, गिर गया तो घट गई, फिर ऊपर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर ऐसे ऐसे वाले ग्राफ को ऐसे ऐसे करके यहाँ जाना चाहिए। तो ये घट रहा है, मतलब स्पीड घट रही है, आगे हो सकता है फिर ऐसे बढ़ जाए। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आप शायद समझ पाए होंगे। ठीक, तो एक्सेलरेशन के 4 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ही बेसिकली एक्सेलरेशन कहा जाता है। नेगेटिव के लिए नया नाम दिया गया है रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये इतना हो गया। एक्सेलरेशन में आपको कुल मिला के इतने टॉपिक दिए हैं। ठीक, अब अपना सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ नहीं, पहले शुरू करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 3 शब्द इसमें लिखे हुए हैं। यूनिफॉर्म जानते हैं आप, सर्कुलर मतलब कि पाथ जो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। मोशन का मतलब गति, मतलब कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब हो तब उसे हम क्या कहेंगे, तीनों कंडीशन जब कहीं पर मिल जाए तब हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन में कई टाइप के होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत सारे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या है कि एन एथलीट, एक धावक, धावक मतलब एथलीट जो रेसर होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। रेसर काम क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे चक्कर जो है वो लगा रहा है। ठीक, तो यही हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें समझने के लिए क्या ज़रूरत है, बाकी जितनी बातें पढ़ा हमने वो सारी बातें ठीक हैं। इसमें 2-3 चीज़ों में अंतर पड़ जाता है कि जैसे कि टोटल डिस्टेंस अगर हमें इसकी निकालनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस, जैसे कोई कह दे कि मान लीजिए कि 5 चक्कर किसी व्यक्ति ने लगाया, टोटल डिस्टेंस
तो बताइए उसकी कितनी होगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन होता तब तो उसे हम नाप के बता देते कितना होगा, लेकिन अगर जो सर्कुलर है तो सर्कुलर में कौन सा फार्मूला लगता है इसके लिए, 2πr, ये इसकी हो जाएगी मान लीजिए r रेडियस है, तो 2πr जब रख देंगे तो इसकी आ जाएगी कि पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी है। ये हो गया। इसका यूज कहाँ लगेगा, एक चीज़ यहाँ पर आपको और बताएं कि दो शब्द होते हैं, जैसे हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है, एक होता है स्पीड और दूसरा होता है वेलोसिटी। दोनों में बेसिक अंतर क्या था कि स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होते थे, जबकि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होती थी। ये एक कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर, और ये आपकी कौन सी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसमें कोई दिशा नहीं थी, बल्कि वेक्टर क्वांटिटी में एक दिशा निश्चित होती थी। यहाँ पर हम इसके लिए वेलोसिटी शब्द यूज करें या स्पीड शब्द यूज करें, ये क्वेश्चन उठता है। वेलोसिटी शब्द जब यूज़ करेंगे तो वेलोसिटी यूज़ करने के लिए इसकी हमें डायरेक्शन होनी चाहिए, और स्पीड यूज़ करने के लिए डिस्टेंस नहीं, मतलब डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल और केवल डिस्टेंस होना चाहिए, और टाइम के साथ वो चेंज होती रहे। तो हम कह सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या स्पीड है। तो इसमें देखिए गया है, जैसे मानिए इस पॉइंट पर अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे ये तो होगी डायरेक्शन ना, क्योंकि जैसे डायरेक्शन समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी समझाई गई होगी कि रस्सी में कंकड़ बांधे, ऐसे घुमाएं, छोड़ दें, तो जहाँ जाए वही उसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब अगर इसे फ्री छोड़ दिया जाए तो किस तरफ को जाना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इधर जाना चाहेगा, यहाँ पर है तो वो इधर जाना चाहेगा, यहाँ पर है तो इधर जाना चाहेगा, यहाँ पर है इधर जाना चाहेगा, यहाँ पर है यहाँ जाना चाहेगा। तो वही कहने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं बता सकते हम एक भी पॉइंट पर। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, अगर यहीं पर भी निकाल दें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे बदल जाएगी। इस वजह से यहाँ पर हम वेलोसिटी शब्द यूज ना करके बल्कि कौन सा शब्द यूज करेंगे, स्पीड। ठीक, स्पीड। तो अब अगर किसी कोई आपसे पूछ दे कि इस मोशन में, किस मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ऑब्जेक्ट की स्पीड बताइए, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू 2πr टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना। वेलोसिटी के जो यूज होगा वो तो हमने बताया। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कहाँ से है, 2πr है, क्योंकि सर्कुलर है, और t टाइम है, तो टाइम रहेगा ही, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या अलग सर्कुलर मोशन हो। ये बात हो गई सर्कुलर की और मोशन की। यूनिफॉर्म लगाने का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म लगाने का मतलब वही है कि जब आपको स्पीड निकालनी होगी तो इसमें स्पीड आपको पॉइंट पर नहीं पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, तो आपसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट पर स्पीड ना पूछ के बल्कि सीधा आप ये पूछेंगे स्पीड इसकी बताइए। यही माना जाएगा कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। अब देखिए फिर से भाई स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है कि स्पीड उसकी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर दोनों कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में दिक्कत केवल एक्सेलरेशन में ही आती है, बाकी सारी जगह दोनों सब काम कर जाते हैं। ठीक, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको कुल मिला के ये इतना है कि ये एक फार्मूला है। अब जो स्पीड है तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, टाइम है तो सेकंड में आएगा, तो मीटर पर सेकंड, यूनिट वही हो गई। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है क्योंकि यही टोटल डिस्टेंस की चीज़ जो है वो बदल जाती है। ठीक, बाकी सेटअप कैसा है वो हमने आपको समझाया। और यहाँ पर जो सीधे लाइन निकल जाते हैं, जिसे हमने कहा कि उसकी दिशा क्या है वही है, तो उसे कहा जाता है टेंजेंट। ठीक, ये शब्द आप जाने रहिए, टेंजेंट कहा जाता है इसे। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी यही इतने बातें हैं, ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना शुरू करने चल रहे हैं ग्राफ। ग्राफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस केवल जो छोटे मोटे ग्राफ हैं, जैसे स्पीड के कौन से ग्राफ हैं, वेलोसिटी के कौन से ग्राफ्स हैं, वही सब केवल हम देख रहे हैं बस। ठीक, GRAPH ग्राफ। ग्राफ में हमने आपको दो ग्राफ बताए हैं।
पहला इस या स्पीड ना कहें बल्कि आप इसे कहें डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहला है। दूसरा ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दो ग्राफ है आपके, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, जैसे दो एक्सिस है ये ना, तो ऊपर वाली वाई एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन एक इधर वैल्यू जाएगी, एक वैल्यू इधर जाएगी। तो डिस्टेंस टाइम का मतलब ये हुआ कि एक एक्सिस पर डिस्टेंस होगी, एक एक्सिस पर टाइम होगा। तो टाइम जो है वो 95% केसेस में आपको जो है वो एक्स एक्सिस पर ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो टाइम आपका इस एक्सिस पर चला गया। तो दूसरा क्या बचा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपकी जो है वो वाई एक्सिस पर चली जाएगी, डिस्टेंस दूरी। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर टाइम। उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहने का मतलब है कि वाई एक्सिस पर क्या रखेंगे, वेलोसिटी वेग, और एक्स एक्सिस पर क्या रखेंगे, इस पर टाइम अभी भी रखेंगे। ठीक, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके वैल्यू इधर जाएंगे, इसके वैल्यू इधर जाएंगे। ग्राफ आपके दो तरीके के होते हैं, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम। वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब जो है वो ये इतना हुआ। ठीक, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है इसका यूज क्यों किया जाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द स्पीड, टू डिटरमाइन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, टू डिटरमाइन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्पीड निकालनी है और हमसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड से लगाइए, तो हमें कौन सा ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ क्यों किया जाता है, तो इसके लिए है टू डिटरमाइन द एक्सीलरेशन। अभी आता होता कैसे है, क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। टू डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देखिए ये आप याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका ये है कि इसमें क्या है, आपके डिस्टेंस है और टाइम है। डिस्टेंस टाइम का फार्मूला किस में लगता है, स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टाइम का यूज करके हम स्पीड निकाल सकते हैं, तो चाहे न्यूमेरिकल होती है, ग्राफिकल होती है मेथड। वेलोसिटी टाइम कहाँ पर हुआ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या निकालने के लिए मिला, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मिला। ठीक, तो यही इतना हुआ। एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, इस वजह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकलेगा, आपकी स्पीड निकलेगी या फिर वेलोसिटी निकलेगी। ठीक, ग्राफ दो है आपके, तो एक डिस्टेंस टाइम, दूसरा कौन सा, वेलोसिटी टाइम। अब पॉजिटिव स्पीड, नेगेटिव स्पीड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब देख लें। तो देखिए सबसे पहले स्पीड के बारे में ग्राफ देख लें, कैसे कैसे बनेंगे। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों आपसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। पहले क्या हो जाएगा, कौन सा, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन वाला ग्राफ भी सेम ऐसे ही बनेगा, उसमें जहाँ कहीं परिवर्तन होगा बताएंगे। बाकी एक लिख रहे हैं, दूसरा आप अपने हिसाब से इधर लिख देंगे। यहाँ पर स्पीड वाला है, यहीं पर आप एक्सेलरेशन वाला भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, बस केवल वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो बदल जाएंगी। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बना, ये यहाँ क्या है, ये कौन सी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस। डिस्टेंस को ऐसे एस से लिखा जाता है, यहाँ अपना चाहे तो आप ऐसे डी लिख दें। डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, टाइम है, ये आपका ग्राफ है।
मतलब स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है या एक ही रफ्तार पे है। दूसरा फिर कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये सेम ही एक्सीलरेशन में बन जाएगा। मतलब क्या है, बदल जाएगा, कहीं बढ़ा कहीं घटा, कहीं बढ़ा कहीं घटा, ये सब दूसरा हो गया। तीसरा जैसे बता दें, तीसरा कौन सा है, इंक्रीजिंग। स्पीड में 4 ही काम हो सकते हैं, या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या यूनिफॉर्म रहेगी या फिर नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अलग चीज़ें हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा अलग चीज़ है। इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका कैसे बना, ये बना। डिक्रीजिंग में क्या हुआ, ग्राफ आपका ऐसे बना, नीचे की तरफ बनता है। यही एक याद करने जाएगा, बाकी सारा आप सोच के अपने हिसाब से देख सकते हैं। वेलोसिटी जब आपकी डिक्रीज होने लगेगी तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ। बाकी ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये रिजल्टेंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ग्राफ आपके 4 है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। यूनिफॉर्म में अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसे, यूनिफॉर्म में डिक्रीजिंग है तो नीचे की तरफ। हाँ यही बता दें, यूनिफॉर्म में अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो ऐसे, डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ऐसे। अगर यही नॉन यूनिफॉर्म में है, नॉन यूनिफॉर्म में इंक्रीजिंग, तब ये ग्राफ ऐसे ना बन के बल्कि ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये इंद्रधनुष की तरह। यही नॉन, अगर यही डिक्रीजिंग वाला नॉन यूनिफॉर्म में है तब ये ऐसे, तब सीधा घट रही, सीधा ना घट के कैसे घटेगी, ऐसे घटेगी। सीधे से बात है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो बढ़ेगी, घट रही है तो घटेगी। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, वो सब आप समझ लीजिए। देखिए ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं बना, उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो कहीं भी, ये इसको यहाँ बदल दीजिए, ऐसे कर दीजिए। इसमें लहरियादार नया बनने की वजह ये है क्योंकि इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी अगर ये ऐसे बनेगा तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार बढ़ा है फिर घटा है, घटेगा नहीं, बढ़ा है तो बढ़ता ही चला गया, घटा तो घटता ही चला गया, आगे आके रुक गया ये। तो ग्राफ के बाद आप लोग पहुँचते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर। ग्राफ में जितना पीछे हमने बताया है, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो आप वही एक बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में जो है वो आ जाएगा। ठीक, बाकी ग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, केवल आपको ग्राफ देखना आना चाहिए बस। तो उसके बाद का टॉपिक आपके सिलेबस में है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे क्या कहा जाएगा, गति के समीकरण। गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें एक बातें और जाननी चाहिए कि क्लास 9 का सिलेबस में आपको 2 चीज़ें हैं, एक है इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरा है लॉज ऑफ मोशन। इसे क्या कहेंगे, गति के समीकरण, इसे क्या कहेंगे, गति के नियम या गति के सिद्धांत। इन दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों काउंटिंग में 3 ही हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखेंगे तो 3 ही मिलेंगे, और अगर लॉज ऑफ मोशन देखेंगे वो भी 3 ही हैं। और दूसरी सिमिलरिटी इसमें यह है कि ये दोनों जो हैं वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ही दिए गए हैं। अभी आप इस फिजिक्स में जितने टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से लगभग सारे जो है वो न्यूटन सर के द्वारा ही दिए गए हैं। इसी वजह से आप कई बार सुने होंगे कि जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं, इस फिजिक्स को न्यूटन वाली फिजिक्स भी कहा जाता है काफ़ी हद तक। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके कुल मिलाकर कितनी है, 3 है। ठीक, 3 है। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, दूसरी है s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, या फिर इसी को लिखा और फिर इसी को लिखा जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इसमें जब u को
यू वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, ये ऐसे दोनों सही है, कोई इसमें से गलत नहीं है। 3 इक्वेशन, तीनों में कुल मिलाकर आपको 5 वेरिएबल मिलते हैं, जिसमें से आपका पहला क्या है v क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है v। उसके बाद u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, v है u है। उसके बाद फिर a है, a क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी क्या होगी त्वरण, त्वरण है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है a। और फिर t आपका है टाइम टेकन, जो आपके द्वारा टाइम लिया गया है उसमें वो है t टाइम टेकन। और देखिए क्या बचा s है डिस्टेंस ट्रेवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड जो दूरी तय की गई है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो उसे लिखा जाएगा s से। तो देखिए इसमें क्या है v u a t, ये 4 पहली वाले में है। दूसरे में क्या है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s u t a t, इसमें v नहीं है। इस वाले में v u 2as, v है u है a s है, इसमें t नहीं है। तो अगर आपको कहीं पर इन 5 वेरिएबल्स में से कोई ऐसी चीज़ निकालनी हो जिसमें आपको इसमें 4 चीज़ें दी गई हो या 3 चीज़ें दी गई हो लेकिन एक चीज़ ना दी गई हो, जैसे मैंने बताया ना इसमें क्या है, इसमें s नहीं दिया गया है, s इसमें s नहीं है, इसमें क्या है v नहीं है, इसमें क्या है t नहीं है। तो अगर आपको इन चारों में से कोई चीज़ निकालनी है, कोई भी चीज़ चाहे जो हो, और इसमें t नहीं दिया गया है, तब आप कौन से क्वेश्चन लगाएंगे, ये क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपको कहीं पर SUTA में से कोई चीज़ निकालनी है वो भी नहीं दिया गया है, तब आप ये क्वेश्चन लगाएंगे। उसी तरह से S न दिया गया हो, बाकी दिए गए हो तो ये। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगता है कि कौन सी क्वेश्चन कब लगानी है, कौन सी कब नहीं लगानी है। बाकी इस पर क्वेश्चन हमने पहले कराया हुआ है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, आप जाके देख भी सकते हैं। एक बात और है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर बनेगा। और क्वेश्चन इससे जो होते हैं वो लॉन्ग भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनते हैं। शॉर्ट में आपको सीधा यही पूछ सकता है कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है, ये फार्मूला कौन सा है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकती हैं। इसका प्रूफ जो है वो ग्राफिकल मेथड से भी है, एनालिटिकल या अलजेब्रिक मेथड से भी है, लेकिन वो हम आपको अभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि करवाने लगेंगे तो रिवीजन और मेन लेक्चर, रिवीजन पे बढ़ते बढ़ते मेन लेक्चर हो जाएगा। इस वजह से अगर आपको देखना हो तो आप मेन वाला भी लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो यहीं पर इक्वेशन ऑफ मोशन पर हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 01 मोशन, इसका रिवीजन जो है वो होता है ख़त्म। ठीक, अब हम अपने अगले लेक्चर से, तो जो लेक्चर होगा रिवीजन वाला, उसमें हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।